प्लस वाई स्क्वायर मोमेंटम। अगर आप मान लीजिए पूरे एक सिस्टम के बारे में बात करें और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास है, इफ न्यूटन का जो हमारे पास सेकंड लॉ होता है वो क्या कहता है बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप देखें तो सर हमारे पास होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई dt, है ना। तो ये तो वेक्टर है हमारे पास। अगर आप नोटिस करें, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी या एक्टिंग ऑन सिस्टम, अब बात कर लेते हैं, एक्टिंग ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास 0 है तो आप ये लिख सकते हैं इक्वल टू डीपी बाई dt। किस चीज का डिफरेंशिएशन बेटा हमारे पास 0 होता है, सर कांस्टेंट चीज का हमारे पास डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट मींस मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं स्लैश कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहां पर आप एक समरी आ जाती है बेटा, दैट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर सिस्टम पर कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लेते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पर हमारे पास 0 है तो आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब यह है कि इफ इनिशियली अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, COM इज एट रेस्ट, अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है तो बाद में भी हमारे पास रेस्ट पर रहेगा, फाइनली आल्सो एट रेस्ट। और अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हमारे पास सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा था, ठीक है, इफ सेंटर ऑफ मास ठीक है हमारे पास इज मूविंग ठीक है इनिशियली, तो भी हमारे पास देन नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली। तो जैसा पहले का स्टेट है वैसा ही बाद का भी हमारे पास स्टेट रहेगा। तो अब सिर्फ इस लॉजिक के ऊपर, जो ये हम लोग लॉजिक की बात करने वाले हैं, सिर्फ इसी लॉजिक के ऊपर हमारे पास बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है। मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। एक मोशन ऑफ द पर्सन ऑन द प्लैंक हमारे पास होता है, इसके सवाल आते हैं। फिर रिकॉइल ऑफ द गन या जंपिंग फ्रॉम द कार्ट हमारे पास आ जाता है, इसका समरी मैं खुद ही दे दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सप्लोजन प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं, और फिर एक पेंडुलम प्रॉब्लम। तो चार कैटेगरी हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन पेंडुलम प्रॉब्लम्स। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कहता है, और हर चीज के ऊपर हमारे पास सवाल रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ द मास रेशियो 1:3। ठीक है, द स्मॉलर मास कमिंग टू रेस्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पीसेस लैंड्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला बेटा कि हमारे लिए अगर आप नोटिस करें तो एक मास है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लेट इसका मास ले लिया है 4m, जो इनिशियली हम लोगों ने, क्योंकि इनिशियली 1:3 में टूटने वाला है, तो मैंने कहा यार देखो एक 3m होगा, एक m होगा, तभी तो रेशियो 1:3 रहेगा। तो लेट्स टेक द मास इनिशियली जो था हम लोगों ने जो फेंका है दैट इज 4m। ठीक है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन की अगर मैं बात करूं, आफ्टर एक्सप्लोजन, तो पहले तो एक्सप्लोजन को एक बार समझिए। तो एक्सप्लोजन में हमारे पास होता क्या है, अगर आप एक्सप्लोजन की बात करेंगे तो एक्सप्लोजन में हमारे पास इंटरनल कंबशन होती है ना, इंटरनल कंबशन हमारे पास होती है। हाँ सर, इंटरनल कंबशन होती है, क्योंकि वहां पर केमिकल एनर्जी बारूद भरा होता है, अगर वो जाकर के आग जलती है तो केमिकल रिएक्शन होती है और फिर वो एक्सपैंड करके फट जाता है। ये तो होता है हमारे पास। तो क्या हमारे पास वहां पर कोई एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स आया क्या? नहीं। तो अगर आप देखें इंटरनल कंबशन है तो हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या रहा, 0 रहा। ठीक है, तो और ये जो एक्सप्लोजन होता है ये इंस्टेंटेनियस होता है, ऐसे घंटे भर एक्सप्लोजन नहीं रहेगा, ये इंस्टेंट पर होगा। तो उस एक्सप्लोजन से जस्ट पहले अगर आप देखिए कोई एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बाद में भी कोई है नहीं, तो हम लोग अपना एक्सप्लोजन के केस में आप बात कर सकते हैं इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो भी स्टेट पहले था वही सेंटर ऑफ मास का फाइनल स्टेट भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने मास लिया है 4m, इन्होंने कहा ये जैसे आपने फेंका है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ सर, और यहां पर 10 cos 37 हो जाएगा, दैट विल बी 10 into 4/5, तो ये आ जाएगा बेटा 8 मीटर पर सेकंड, और यहां पर आ जाएगा बेटा 10 sin 37 ठीक है, तो 10 into 3/5, तो दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने बॉल को ऐसे फेंक दिया कि यहां पर 8 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 6 मीटर पर सेकंड है। अब आप समझना, जैसे ही टॉप पॉइंट पर जा रहे हैं तो 1:3 में टूटा है, दैट मींस एक मास हो गया है आपका m मास का और दूसरा वाला है आपका 3m मास का। ये तो अगर 1:3 रेशियो में, अगर ये ब्रेक कर रहा है बेटा हमारे पास 1:3 रेशियो, तो m एंड 3m हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम द टोटल मास। अब इन्होंने क्या बोला, जो हल्का वाला पार्टिकल है वो नीचे गिर गया, दैट मींस इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर, 0 हो गई। ठीक है, और ये कुछ वेलोसिटी से जाएगा और जब यहां पर गिर जाएगा। ऑल्दो इन्होंने सवाल में पूछा कि कहां पर जाके गिरेगा, तो आप प्रोजेक्टाइल से भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या सेंटर ऑफ मास के लॉजिक से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जीमेस में कई बार पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ 3m, ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ 3m जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हमारे पास क्या होगा। तो मैंने कहा यार देखो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सप्लोजन करने से पहले ये वाली कंपोनेंट कभी चेंज होगी क्या? नहीं। तो सेंटर ऑफ मास तो 8 मीटर पर सेकंड से चल ही रहा था, यस, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 8 i कैप। एक पार्टिकल आपका रेस्ट पर आ गया, हाँ, और एक पार्टिकल आपका कितनी स्पीड से है, v i कैप से मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 4m तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो अगर आप देखें तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8432 डिवाइड बाय 3 i कैप, ये हमारे पास दूसरे वाले पार्टिकल का हमारे पास रहेगा स्पीड। अब ये कहां पर जाकर के गिरेगा, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, काइनेमेटिक्स का मेथड हमारे पास ये है कि यार इसकी जो मैक्सिमम हाइट है h max वो आप निकाल सकते हैं। हाँ सर h max होता है हमारे पास uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay, तो ये हमारे पास uy कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास है 6, तो 6 into 6 डिवाइडेड बाय 2 into 10 हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 3 और 5 हो गया, तो सर 9/5 मीटर हमारे पास हाइट रहेगी, राइट। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई हमारे पास 3m वाला कितना की हाइट है, इसके पास जो स्पीड है बेटा यहां पर ये टॉप पॉइंट पर जाने के बाद एक्सप्लोड हुआ है, तो इसकी जो स्पीड है दैट इज हमारे पास 32 डिवाइड बाय 3, तो ये वाला रेंज तो आप निकाल ही सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया यहां से। तो इसके बाद तो ये अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। हाँ सर, मैंने कहा इसमें अगर आप रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज आप निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, दैट रेंज इज इक्वल टू सर ux into अंडर रूट में 2h/g हमारे पास रहेगा, तो ux आप क्या कर लेंगे बेटा 32/3 अंडर रूट में 2 into हाइट की अगर आप बात करेंगे तो 9/5 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये आपका रेंज बेसिकली मिल जाएगा। एक तो मेथड ये होगा कि आप काइनेमेटिक्स से चले जाए, दूसरा मेथड 2 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेथड 2 हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये है 4m मास का, आपने 10 मीटर पर सेकंड से यहां पर फेंका है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। मैंने कहा ये पार्टिकल जाते जाते एक्सप्लोड करके यहां पर कहीं गिरेगा। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास कहां गिरता, इनका सर सेंटर ऑफ मास यहीं पर गिरता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और कोई है नहीं, वेट लग रहा था सर, तो वेट की वजह से जैसे वो चलने वाला था वैसे ही चलेगा, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता वो आकर यहां गिरता, है ना। अब हुआ क्या, यहां पर एक्सप्लोजन हो गया, तो इसमें से एक m मास का पार्टिकल यहां पर आके गिर गया, यस, और एक पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां जाके गिरेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए, बिल्कुल एक्जेक्टली बीच में नहीं, क्योंकि हैवी मास है हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, हैवी मास सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द हैवी मास, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे गिरेगा, यस और नो।
तो मैंने कहा यार देखो हमें चाहिए था कि ये कहां जाके गिरेगा, तो ये तो रेंज का आधा हो गया r/2, सेंटर ऑफ मास हमारे पास रेंज पर है r, और ये मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है। तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं XCOM दैट इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ सर, मैंने कहा हो तो गया। फिर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, r i कैप इक्वल टू m1x1, एक पार्टिकल है m into r/2 i कैप प्लस 3m into x डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 4m। पूरा i कैप में ही हमारे पास चल रहा है, यस, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4mr इज इक्वल टू हमारे पास mr/2 प्लस हमारे पास 3mx। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो m हमारे पास चला गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 4r minus r/2 इक्वल टू 3x, 4 to the 8 minus 1 7r/6 दैट इज इक्वल टू x। तो सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरेगा, 7r/6। अब बात है r क्या रहेगा, मैंने कहा यार देखो r तो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान से देखिए 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। हां सर, वो तो क्या फिर, तो रेंज आप लोग निकाल सकते थे 2 into 10 का स्क्वायर into sin 37, एक आपका 3/5 आ जाएगा, एक आपका 4/5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10, तो ये 10 और 10 हमारे पास चला गया, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 4 हो गया, 4 3 12 12 4 48 48/5 हमारे पास रहेगा, है ना। एक 10 हमारे पास चला गया, एक 10 ऊपर बचा था, 2 हमारे पास हो गया, तो 4 4 3 12 12 4 48 डिवाइड बाय 5 आंसर आ गया रेंज का। तो आंसर हमारे पास यहां पर आएगा पुट वैल्यू ऑफ x, तो x आएगा बेटा 7/6 into हमारे पास 48 डिवाइड बाय 5। आप सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक तो ये वाला मेथड हो गया कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होने वाला। अगर कोई और फोर्स लगा करके हिलाता तब अलग बात है। सर ग्रेविटी तो फोर्स लगी रहा है, मैंने कहा हां सर ग्रेविटी तो फोर्स लगी रहा है, मैंने कहा यस, तो ग्रेविटी जो फोर्स लगा करके इसको लाता तो यही लाता ना भाई, हाँ ना, यही लाता, यस। तो उसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी, ये दोनों जाकर के जब गिरेंगे तो हमारे पास इस तरीके से गिरेंगे कि सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स द हेवी साइड हमारे पास हो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मोशन ऑफ द पर्सन ऑन द प्लैंक और बोट। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी है, एक हमारे पास प्लैंक के साथ कोलिजन का, फिर मोशन ऑफ द पर्सन ऑन द प्लैंक एंड रिकॉइल वेलोसिटी केसेस। ठीक है, अब जरा खुद समझना कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बोट है, ठीक है, मास इसका हमारे पास m है, बोट हमारे पास पानी में है तो ये तैर रही है। ठीक है, बोट हमारे पास यहाँ पर पानी में है, ये हमारे पास फ्री टू मूव है विदाउट एनी फोर्सेस। ठीक है, इसका मास m है और इसका लेंथ हमारे पास l है। एक बंदा यहाँ पर हमारे पास खड़ा है, ठीक है, स्मॉल m मास का, तो मास ऑफ द पर्सन इज m। अब समझना, अगर मैं बोट के ऊपर फोर्स लगा करके रखूं और मैं कहूं भाई तू चल ले, तो बोट के ऊपर मेरे को रोक करके रखना पड़ेगा। कई बार अगर आप बोट में चढ़े होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि यार जब भी आप बोट में चढ़ने की कोशिश करते हैं या उतरने की कोशिश करते हैं, एक बंदा बोट को पकड़ के रखता है, अदरवाइज बोट पीछे भाग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बंदा आगे कैसे चल पाएगा, कौन से फोर्स की वजह से चल पाएगा, सर वजन, अरे वजन तो नीचे है सर, नॉर्मल नॉर्मल तो इधर है, इधर ही किस डायरेक्शन में कैसे चल पाएगा, सर फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन यहां लग रहा है, एक्शन है, तो इसकी वजह से ये बंदा आगे चलेगा, तो रिएक्शन भी तो कहीं लगेगा, कहां लगेगा सर, रिएक्शन बोट पर लगेगा। मैंने कहा बोट का वजन नीचे है, यस, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, यस, तो इस वाले फोर्स को कोई रोकने वाला है क्या, नहीं। तो अगर बंदा इधर चलना स्टार्ट करेगा तो बोट हमारे पास इधर मूव करनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी बंदे ने नहीं पकड़ रखा है, तो ए पर्सन मूव्स, ठीक है, टू द अदर साइड ऑफ बोट, टू अदर एंड ऑफ बोट, ठीक है, टू अदर एंड ऑफ बोट, तो आपको यहां पर बताना है फाइंड शिफ्ट ऑफ द बोट। अब इसमें कोई थ्योरी तो है ही नहीं, इसमें कोई थ्योरी नहीं, इसमें लॉजिक रहेगा। अगर आप देखें तो हमारे पास इनिशियली बोट रेस्ट पर है, ठीक है, इनिशियली बोट एट रेस्ट। हाँ सर, तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो मैंने कहा बाद में भी कितना होना चाहिए, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो इसके पास तो वेलोसिटी आ गई, तो क्या बोट रुकी रह सकती है, सोचिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अगर ये चलने लग गया, ठीक है, बोट रुकी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या 0 आएगा, नहीं सर, m1v1 + m2v2 डिवाइड बाय m1 + m2 नहीं सर, अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। मैंने कैसे आ गया भाई, बिना फोर्स लगाए, एक्शन रिएक्शन, तो इंटरनल फोर्स तो हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, इंटरनल फोर्स तो 0 हो गए, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर सकता है। ध्यान सुनना, हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0, देयर इज नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, देयर इज नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम व्हेन पर्सन मूव्स, व्हेन पर्सन मूव्स, जब बंदा मूव करेगा तो शिफ्ट नहीं होना चाहिए इसका सिस्टम का। कुछ बच्चे सोचते हैं सर बोट तो मूव करेगी, अरे भाई बंदा भी मूव करेगा, बोट भी मूव करेगा, रिजल्टेंट शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास फार्मूला है डेल्टा आर सी ओ एम, याद करिए, दैट इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। शिफ्ट ऑफ बोट नहीं होना चाहिए, तो m1 डेल्टा r1 वेक्टर के फॉर्म में प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर के फॉर्म में, ये हमें रखना है। अब डेल्टा r1 क्या है, याद समझना, ग्राउंड वाले बंदे से, मान लो यहाँ पर झंडा है, इसको झंडे तक पहुंचना है। अगर मैं बोट को पकड़ करके रखता तब ये बंदा यहाँ से चलता 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 चलता, है ना। अगर मैं बोट को पकड़ के रखता तो ये झंडा भी यहीं पर रहता, हाँ, तब बंदा कितना चलता सर, ln चलता। लेकिन अब कुछ सोचिए, अगर ये बंदा इधर चलेगा तो ये वाला जैसे यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट हुआ तो बोट तो इधर मूव करेगी, तो झंडा तो अपने आप पास आ जाएगा ना। तो मैंने कहा कि लेट हमारे पास बोट का शिफ्ट इज x, लेट बोट शिफ्ट बाय x। बोट में कितना शिफ्ट आया, x की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास बंदा ये जो कैपिटल M है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, -xi है। मैंने कहा जो स्मॉल मास वाला बंदा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है। मैंने कहा हाँ, प्लस हमारे पास, और ये झंडा अगर रुका रहता तब ln चलता, लेकिन तो सर ये तो झंडा यहाँ पर आ गया, तो बंदे को तो आगे जाने के लिए झंडा यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कहा यस, तो बंदा कितना जा पाएगा सर, l-x ही जा पाएगा, वो भी i कैप में। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ बेटा पॉजिटिव में l-x i कैप, इन दोनों के चलने पे क्या शिफ्ट होना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर अब आप वैल्यूज रख दीजिए, 0 इक्वल टू m into l-x माइनस कैपिटल M into x, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ml डिवाइडेड बाय m प्लस m, दैट इज इक्वल टू x। दिस इज योर शिफ्ट ऑफ द बोट, दिस इज योर शिफ्ट ऑफ बोट, क्लियर, दिस इज द शिफ्ट ऑफ द बोट। अब इसमें आपके मल्टीपल सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं इस सवाल की जगह ये वाला सवाल तो मैंने